हाय गाइस, वेलकम टू एडु मेडिसिन। तो अभी हम श्री औरोबिंदो को डिस्कस करने जा रहे हैं। इनके व्यूज़ क्या थे एजुकेशन पे। तो 1872 से 1950 इनका टाइमलाइन है, मतलब बेसिकली बर्थ एंड डेथ का डेट लिखा होता है इस तरीके से। तो ये कोलकाता में बॉर्न हुए थे और इनके फादर थे के डी घोष, जो कि मेडिकल डिग्री लेके आए थे बाहर से। तो उनका जो आइडिया था इनके फादर का, वो वेस्ट के प्रति काफ़ी पॉजिटिव था, ठीक है। एंड उनको मतलब वो जो वेस्टर्नाइजेशन वाला जो आइडिया होता है या वेस्टर्न लाइफस्टाइल होती है, पश्चिमी सभ्यता, उसको काफ़ी अप्रिशिएट करते थे। और इनकी जो मदर थी श्री औरोबिंदो की, वो राजनारायण बोस की बेटी थी, जिनको ऋषि या समटाइम्स ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी कहा जाता है। एंड जो राजनारायण बोस थे, वो काफ़ी, उनको ऋषि भी कहा जाता है। और आप जानते हैं ऋषि किस लिए शब्द यूज़ किया जाता है। तो जो ऋषि का इम्पैक्ट था, यानी उनके नाना का जो इम्पैक्ट था, वो औरबिंदो पे ज़्यादा पड़ नहीं पाया, बिकॉज वो 5 साल के थे तो उन्हें दार्जिलिंग भेज दिया गया, जहाँ पे ब्रिटिशर्स वेस्टर्न स्टाइल की पश्चिमी सभ्यता की शिक्षा दी जाती थी, वहाँ पे पढ़ने के लिए। और जब वो 7 साल के हुए तो यूरोप भेज दिया गया। इंग्लैंड अगर हम बात करें तो इंग्लैंड में वो मैनचेस्टर में रहते हैं और वहाँ एक लैटिन स्कॉलर के अंडर पढ़ाई करते हैं। एंड देन वो 1890 में इंडियन सिविल सर्विसेज में असाइन होते हैं, पर डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। मतलब उनको जॉब तो मिलती है, बट किसी कारण की वजह से वो जॉब से डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, ठीक है। और फिर वो इंडिया आ जाते हैं वापस। एंड वहाँ पे महाराजा कॉलेज में वो इंग्लिश और फ्रेंच सिखाते हैं एज अ प्रोफेसर। एंड उसके बाद इनका इसी टाइम पे जो इंटरेस्ट है हमारे एंशियंट संस्कृत भाषा में, बंगाली भाषा में, या हमारे जो साहित्य हैं जो बहुत ही पुराने समय से हमारे यहाँ पे, उसमें। एंड ये पौंडीचेरी चले जाते हैं। वहाँ पे इनका एम क्या होता है 1910 में, कि वो अपना जो पूरा लाइफ है वो योगा करने में और स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म वगैरह में गुजारेंगे। एंड यहीं पे एक वो स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक प्रैक्टिस होती है, जिसको इंटेग्रल योगा बोलते हैं, उसका एक तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो इसके बारे में किसी को डिटेल में पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये इंटेग्रल योगा है क्या। बेसिकली अध्यात्म और योगा का एक मिलन है। बाकी डिटेल आप कमेंट में लिख के बताइए। और 1926 में ये एक औरबिंदो आश्रम खोलते हैं अपनी वाइफ के साथ, जिनको मदर समटाइम्स, मतलब मदर कहा जाता है। एंड तो बेसिक इनके बारे में इंफॉर्मेशन यही है जो आपको जानने की आवश्यकता है इनके लाइफस्टाइल के बारे में। अब थोड़ा एजुकेशन का उनका क्या विचारधारा थी उस पर देख लेते हैं। तो उनका मानना था अरबिंदो का कि कोई भी एजुकेशन हो, वो ह्यूमन माइंड को ज़रूर स्टडी करना चाहिए, ठीक है। एंड ह्यूमन ब्रेन पे फोकस्ड होना चाहिए हम लोगों का, मतलब जो इंसान का मस्तिष्क है या इंसान का जो सर है, दिमाग है, उसके बारे में एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी अलर्ट रहना चाहिए। उसको एक ध्यान में रख के एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। और ये अगर बताते हैं, देखिए आप सारे थिंकर्स को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो यूरोपियन सिस्टम में कुछ ना कुछ डिफेक्ट बताएंगे। इससे आपको एक चीज़ तो पता चल जाएगी, जो भारतीय थिंकर्स थे वो ये ज़रूर सोचते थे कि जो यूरोपियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, जिसमें रट्टा मारना है, एग्ज़ाम देना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो कई हद तक ठीक नहीं है। तो ये बताते हैं कि जो यूरोपियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो पश्चिमी देश में जो शिक्षा दी जाती है, उसमें जो साइकोलॉजी की बहुत कम नॉलेज दी जाती है, ये बहुत बड़ी उसकी कमी है। और ये एक और चीज़ हमें बताते हैं कि एजुकेशन मीनिंगफुल तब तक नहीं हो सकता जब इंसान जो है वो नॉलेज को अच्छे तरीके से समझ ना ले, ग्रैब ना कर ले, मतलब रियल लाइफ में उसको एकदम। देखिए हम क्या करते हैं, हम किताब खोलते हैं, पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें समझते हैं, कुछ चीज़ें रट्टा मार लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इस तरीके से टीचिंग, इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि वो नेचुरल लगे, ईजी लगे और इफ़ेक्टिव हो। बच्चे उससे कुछ सीख रहे हैं, उनको ऐसा ना लगे कि भाई बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं वो सीखने में, ठीक है। पढ़ाना इस तरीके का होना चाहिए सिस्टम कि हर किसी को समझ में आ रहा हो, बहुत कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। एंड उसके बाद टीचर्स को अपना जो रोल है, उसको एक हेल्पर या गाइड की तरह लेना चाहिए, या इंस्ट्रक्टर की तरह लेना चाहिए, जो मतलब लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर नॉलेज दे रहा है और बच्चों के दिमाग को ट्रेन कर रहा है, ठीक है।
इस तरीके से नहीं कि ज़बरदस्ती वो उंगली से उनके अंदर इंफॉर्मेशन घुसा रहा, नहीं, ऐसे नहीं। आप उनको एक गाइड करेंगे, आप रास्ता दिखाएंगे कि आप इस तरीके से पढ़िए, आप इस तरीके से करेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी सब्जेक्ट की। आप ये किताब पढ़िए, इस प्रकार से पढ़िए, इस तरीके से करिए, इस तरीके से गाइड करना है, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं। एंड जो छोटे बच्चे हैं उनको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, बड़ों बच्चों को कम हेल्प की ज़रूरत है। एंड बच्चों को ये भी फ्रीडम देना चाहिए कि वो अपनी मतलब कैपेबिलिटीज़, अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने मतलब जो उनका सोच विचार है उसके हिसाब से करियर जो है वो चूज़ करें, कोई करियर इम्पोज ना करे। इसका कहने का तात्पर्य क्या, आपने देखा होगा कि हमारी इंडियन सोसाइटी है, जैसे कि आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, स्पेशली पूरे इंडिया के बारे में एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इंजीनियरिंग और मेडिकल, जहाँ बच्चा थोड़ा सा भी अच्छा हुआ पढ़ने में, घर वालों को लगा तो ज़बरदस्ती उसको 11th-12th में या तो मेडिकल की लाइन में या तो इंजीनियरिंग के फील्ड में घुसेड़ दिया जाता है कि नहीं भाई आपको पढ़ना है। बच्चे का इंटरेस्ट कोई नहीं पूछता। उसके बाद नहीं तो अगर ह्यूमैनिटीज़ ले भी लिया, चाहे थोड़ा बहुत अच्छा है, कुछ वो इंजीनियरिंग मेडिकल में नहीं गया, तो भाई आपको सिविल सर्विसेज करनी है। तो बच्चे को या जो पर्सन है उसको राइट ही नहीं है डिसाइड करने का कि उसे करना क्या है, या उसकी कैपेबिलिटीज़ कोई पूछता नहीं है, देखता है। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। बच्चों को ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो चूज़ करे कि उनको सच में क्या पसंद है करना, ठीक है। एंड जो बच्चे हैं वो फेमिलियर होने चाहिए अपने सराउंडिंग से। कहने का मतलब क्या है कि जो भी नेचुरल फिजिकल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जो साउंड है, जो हैबिट है, जो कस्टम है, जो नेशनैलिटी है, जिस भी देश का है, इंडिया सेंट्रिक नहीं है। कोई थिंकर मतलब थिंकर्स ने इंडियन सेंट्रिक आइडियाज़ दिया है, बट इनके आइडियाज़ को आप और भी कंट्रीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। कि बच्चा जहाँ पे है उसके बारे में आप मान लीजिए कि किसी शहर में रह रहे हैं, वहाँ पे क्या स्पेशलिटीज़ हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की ज्योग्राफी क्या है, ये सब आपको पता ही नहीं, तो दुनिया भर की पढ़ के आप क्या करेंगे। आप वहाँ के कस्टम, हैबिट, इन सब चीज़ों को समझते ही नहीं है, ठीक है। नेचुरल ग्रोथ हो, जेन्युइन डेवलपमेंट हो, इन सब चीज़ों के लिए ये ज़रूरी था। उसके बाद सर जो अरविंदो है वो एक और चीज़ पे बहुत ही अच्छा पॉइंट आउट करते हैं। क्या है ना, हमारे यहाँ पे शिक्षा में हम लोग बच्चों को इतनी चीज़ें सिखा देते हैं कि आप मैथ्स भी पढ़ लो, साइंस भी पढ़ लो, ये सब हर सब मतलब जो मॉडर्न सिस्टम है एजुकेशन का, कि आपको ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। इस चक्कर में, सब कुछ पढ़ने के चक्कर में, ये सब चीज़ की खिचड़ी पढ़ने के चक्कर में बच्चा कोई भी सब्जेक्ट मास्टरी नहीं कर पाता। तो हम कर रहे हैं सोशियोलॉजी में मास्टर्स, बट फिर भी एक जनरल हम बात करें तो क्यों ना हम शुरुआत से ही जो बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्ट चाह रहा है या जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसमें झुकाव हो, उसी की तरफ वो कर दें। खैर ये चीज़ तो अब मॉडर्न टाइम में होने लगी है, बट उस टाइम पे तो थोड़ी और कम थी, ठीक है। एंड उसके बाद जो बच्चों का लैंग्वेज सीखने का तरीका है, उनको केवल शब्दों को रट्टा मार के किताब वगैरह वो करके नहीं, मतलब ज़बरदस्ती वो करके कि 5 शब्द रट लो, भले उसका मतलब नहीं पता, ओरिजिन नहीं पता क्या है उसका, रूट वर्ड, ये सब कुछ नहीं जाने की। हम लोग यहाँ यही होता है कि भाई ये वर्ड सीख लो। रेदर अगर हम उसको सिखाएं कि रूट वर्ड सीखो, उसका ओरिजिन सीखो, तो बहुत कुछ अपने आप समझ में आने लग जाएगा। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ ज़बरदस्ती बस रट्टा मार लो। तो ये बोलते हैं कि इस तरीके से भाषा सिखाने से अच्छा है कि उनको इंटरेस्टिंग लिटरेचर के पार्ट पढ़ाइए, जो कि मुझे भी लगता है पर्सनल लेवल पे बहुत आसान तरीका है किसी भी भाषा को सीखने का, कि आप कहानियाँ, लिटरेचर्स जो हैं, साहित्य है, उसको उठाइए। और मॉडर्न टाइम में तो आप और भी तरीके हैं साहित्य के, चाहे आप मान लीजिए कि टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट के थ्रू भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देख के सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बच्चा है उसका एजुकेशन से जो उसका मॉरल कैरेक्टर है वो भी डेवलप होना चाहिए। उसका जो एप्रिशिएशन है आर्ट, हिस्ट्री, फिलॉसफी, साइंस जो है उसको यंग एज में ही उसका एक तरीके से इंटरेस्ट डेवलप हो जाना चाहिए। जो यूनिवर्सल एजुकेशन है उस पर भी ये बहुत ही अच्छा कमेंट करते हैं कि देखिए यूनिवर्सल एजुकेशन का क्या सिस्टम था। जो ब्रिटिशर्स थे वो एक तरीके का एजुकेशन इंट्रोड्यूस तो कर दिए। अब ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से हमारे यहाँ का करिकुलम, भाषा, ये सब कुछ डिसाइड करके एक एजुकेशन इम्पोज कर दिया। पर आपको क्या लगता है कि एशिया में, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में, चाहे और भी किसी भी कंट्री का एग्जाम्पल लीजिए, फिलीपींस या कहीं का भी, तो क्या आपको लगता है कि एक बाहर देश का आया हुआ इंसान, एक मतलब आया हुआ लोग हम लोगों का डिसाइड कर रहे हैं कि हम क्या पढ़ें, क्या पढ़ना चाहिए या कौन सी भाषा होनी चाहिए? तो बच्चों के लिए वो कंफ्यूजिंग हो गया। इसलिए एक इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना जो भारतीय हो या उसी नेशन का हो, जिस भी नेशन की बात हम कर रहे हैं, और उसी के कॉन्सेप्ट, उसी के आइडियाज़ को हम पढ़ाएं, ना कि कोई फॉरेनर हाँ के हम पे इम्पोज करें, ठीक है।
इसमें आगे उसी बात को इन्होंने फर्दर मतलब वो किया है कि एक बाहर का फॉरेन का इंसान आके उन्होंने इंग्लिश में सिखाना शुरू कर दिया। करिकुलम भी हम लोगों की जो नीड थी, जो हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर भारतीय लोगों की नीड थी, उसके हिसाब से था नहीं, और ना हमारे कल्चर के बारे में उसमें कोई नॉलेज था। इनका ये बिल्कुल भी नहीं कहना था कि हम बस जो क्या बोलते हैं एकदम स्वदेशी बन जाए और केवल जो एंशिएंट बैलगाड़ी बनाना सीखे और ये सब नहीं। नहीं, ये क्वेश्चन ही नहीं है कि हम इतने एंशिएंट चले जाएं कि बैलगाड़ी बनाना सीख रहे हैं या जो एस्ट्रोनॉमी है, मैथमेटिक्स है, भास्कर का वो पढ़ रहे हैं। नहीं, वो भी पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन मॉडर्निटी के साथ। यहाँ पे ये कहते हैं कि क्वेश्चन ही नहीं है कि हमें कितना पुराना जाना है, ये है कि पास्ट और प्रेजेंट के बीच में रिलेशन हो जो कि फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल हो। मतलब पास्ट से भी आप कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, प्रेजेंट से भी चीज़ें सीख रहे हैं और उसको फ्यूचर पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक ना। इस तरीके से जैसे कि अब लोग मतलब ये कह रहे हैं कि भाई जो ब्रिटिशर्स मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं वो ठीक नहीं है, इंडिया के हिसाब से नहीं है। तो लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि क्या इसका मतलब ये है कि हम एकदम प्राचीन काल की भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है, जो मैथमेटिक्स है या इस टाइप की चीज़ें हैं, जो वो सब पे जाए? तो नहीं, उसका उत्तर था नहीं, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको 5th सेंचुरी की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। 5th सेंचुरीज में क्या हो रहा था वो पढ़ना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट में क्या डेवलपमेंट हो रहा है वो भी देखना चाहिए, और फ्यूचर में हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये भी देखना चाहिए। यानी वो एक तरीके का ऐसा एजुकेशन चाहते थे जहाँ बच्चे अपने पास्ट को भी जाने, प्रेजेंट को भी जाने, और फ्यूचर में उसको किस तरीके से यूज़ करके डेवलपमेंट किया जा सकता है ये भी जाने, ठीक है। उसके बाद कि मान लीजिए आपको अपने भारत का या अपने देश का जो कोर कल्चर है, जो अपनी संस्कृति है, उसको समझना है, तो एटलीस्ट एक भाषा, संस्कृत या कोई भी एंशिएंट कोई प्राचीन भाषा सीखिए, और जो भी उस टाइम पे मतलब उस टाइम के बुक लिटरेचर्स वगैरह है उस भाषा से आप समझ पाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा आपके ब्रेन में एक अलग टाइप का नेचुरल फ्लो लेके आएगा, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। एंड उसके बाद आप अपने कल्चर को भी समझ पाएंगे, फ्यूचर में भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एंड हाउ वी आर लर्न एंड यूज इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज एज नो हेल्पफुल इन लाइफ आइडियाज एंड कल्चर ऑफ अदर कंट्रीज। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ क्या कहते हैं कि नेशनल एजुकेशन का मतलब ये होना चाहिए कि देखिए प्रेजेंटली हम पहले अपना भाषा समझे, अपनी चीज़ों को समझे, और फिर जो फॉरेन लैंग्वेज है उनकी चीज़ें उनको भी सीखें, और फिर उनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करके एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। केवल ये नहीं हो कि एक ही जगह का, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।